वेक्टर्स को कभी भी सुनते हैं, जैसे ही वेक्टर वर्ड सुना तो फील क्या आएगा, है ना। तो देखो वहां लिखा हुआ ब्रैकेट में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, काइंड ऑफ जैसे ये पेन। अब इसमें तीन बातें हैं, इसमें तीन बातें हैं, ठीक, गिरा तो शाइन कर रहे हैं, गिरा तो। अब इसमें तीन बातें हैं, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस, ये तीनों मिलके एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो सपोर्ट मींस मेरा ये पेन स्पेस में कौन सी लाइन पर है, ठीक है। लेंथ मींस इस पेन की लेंथ क्या है, और सेंस मींस ये इसका टिप किधर है, ऐसा कि ऐसा, ठीक है। तो ये तीनों मिलके आपको एक वेक्टर देते हैं। अब इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों तो अलग थोड़े ना। डायरेक्शन मींस क्या होता है, टू लोकेट, है ना। तो आप सोचो यहां जो सपोर्ट और सेंस है उसने लोकेट कर दिया, और जो लेंथ है उसने मैग्नीट्यूड का काम कर दिया। तो कोई नई बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे जैसे ही हम बात वेक्टर की कर रहे हैं, तो देखो इस तरह का एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आ गया, इस तरह का एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक है ना, जिसमें सपोर्ट का काम ये लाइन कर रहा है। एक सेकंड रुकना इसमें, हाँ, जिसमें सपोर्ट का काम ये लाइन कर रहा है, ठीक है ना। लेंथ का काम ये कर रहा है सेगमेंट ए बी, और सेंस का काम कर रहा है ये एरो, जो कि बता रहा है ए टू बी या फिर बी टू ए, ठीक है ना। अब देखो जहां ए को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट और टेल, ठीक है, बी को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट और हेड वेक्टर का, ठीक है ना। अब देखो वेक्टर्स को मेनली हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर्स की बात करें तो देखो फ्री वेक्टर मींस जैसे ये पेन है यहां हवा में, ठीक है। तो फ्री वेक्टर मींस अगर ये वेक्टर v है, तो जब तक मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूं कि सपोर्ट आपस में पैरेलल है, यहां का सपोर्ट, यहां का सपोर्ट, यहां का सपोर्ट, यहां का सपोर्ट, है ना। तो अगर ये पेन यहां v वेक्टर है, तो इसके पैरेलल कहीं भी सपोर्ट पे ले जाके इसको टिकाओगे तो ये v वेक्टर है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स, मतलब पैरेलल मूवमेंट अलाउड, सेंस नहीं चेंज करना है, लेंथ नहीं चेंज करना, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर्स में मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, है ना, जहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करे। सबसे बढ़िया एग्जांपल है समझने का फोर्स वेक्टर। अब आप सोचो फोर्स का सारा खेल तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है कि कहां लग रहा है, तो वहां पैरेलल मूवमेंट तो दे ही नहीं सकते। अरे बात समझ में। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्री वेक्टर्स का मतलब कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट ऑल्टरिंग इट्स लेंथ एंड सेंस, सपोर्ट विल बी सेम और पैरेलल, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब हुआ इट इज अ वेक्टर विथ फिक्स्ड लाइन ऑफ सपोर्ट एंड अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ज्यादातर फिजिक्स वाले जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, उसका सेंस तो अपने को है, ठीक है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि मैथ्स में जैसे ही कहीं केवल वेक्टर वर्ड सुनते हो तो इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्री वेक्टर। मतलब अगर इसको फ्री नहीं रखना होगा तो क्वेश्चन वहां खुद ही कुछ बोल देगा, जैसे फोर्स वेक्टर बोल दिया, वेलोसिटी वेक्टर बोल दिया, तो वहां दिमाग चलाना पड़ेगा कि कैन वी स्टिल ट्रीट इट एज अ फ्री वेक्टर और नॉट। अदरवाइज जब तक खाली वेक्टर वर्ड यूज हो रहा है इट विल बी कंसिडर्ड एज फ्री वेक्टर। तो जैसे ही हमें यह बात समझ में आ गई तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का फंडा क्लियर हो गया। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स का
फंडा क्लियर हो गया क्या कि जैसे मान लो यहां पे मैंने दो पैरेलल सपोर्ट बना रखे हैं एल और एम, और इस पर मैंने कुछ कुछ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स बना रखे हैं, जहां ऊपर क्या गिवन है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे लेंथ सेम है ना। तो जब तक ये वेक्टर सेम या पैरेलल सपोर्ट में है और लेंथ सेम है तो फिर अपने को क्या देखना है, सेंस को। अगर सेंस सेम है तो बराबर है, अगर सेंस ऑपोजिट है तो बस एक माइनस साइन यूज कर लेना है। तो आप देखो यहां पर क्या कहोगे कि वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर सी और इक्वल्स टू डी वेक्टर। ठीक है, फिर अब आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल का फील क्या होता है, तो सुनो यहां पे जैसे ही आपको दो वेक्टर्स का एंगल सोचने बोला तो आपको क्या करना है, दोनों का टेल इकट्ठा करना है, दोनों का टेल इकट्ठा करना है। तो जैसे ही आप टेल इकट्ठा करोगे, पेन देना दो, जैसे ही आप टेल इकट्ठा करोगे तो क्या हुआ, जैसे ही आप टेल इकट्ठा करोगे तो देखो क्या हुआ, इस तरीके से आपको कुछ सीन दिखेगा, ठीक है ना। जहां पेन का टिप क्या कंसीडर कर रहे हो, सेंस है ना। तो आप देखो जब आपने टेल इकट्ठा किया तो हमेशा दो तरह के एंगल बनते दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला दूसरा ये वाला, है ना। तो इन दोनों में से जो स्मॉलर एंगल है उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखो तो आपको एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और कह रहा है इनके बीच का एंगल थीटा है। तो एक तो ये जो लैंग्वेज है इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब के बाद इस गोले को क्या पढ़ोगे, ए एंगल बी इक्वल्स टू थीटा। तो अब आपको जैसे ही यहां ये स्टेटमेंट दिखा तो आपको फिगर में कैसा फील होगा। तो देखो मैंने यहां क्या करा, जरा देखना, हाँ मैंने यहां क्या करा कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, इनके पैरेलल सपोर्ट को फील कर लिया माइंड ने, कर लिया। ये देखो पतले वाली लाइन से बना रखा है दोनों के पैरेलल सपोर्ट, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, टेल को इकट्ठा करना है, टेल को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो टेल को इकट्ठा करने का तरीका क्या हुआ, जरा देखो तो कि आप यहां पर ये ले आए, कौन सा वेक्टर, वेक्टर, और देखो ये ले आए कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। और देखो आपको यहां पर एक तो ये फील हो रहा है, दूसरा ये फील हो रहा है, क्या सिखाया, जो स्मॉलर वाला है ना। तो टेल इकट्ठा करा तो जो स्मॉलर वाला एंगल है इसको आप बोल रहे हो थीटा। तो यहां से तुरंत एक बात आपको फील होगी कि अगर ए एंगल बी थीटा है तो ये जो ए एंगल बी आप बोल रहे हो थीटा, है ना, दिस थीटा विल बिलोंग टू 0 क्लोज से पाई क्लोज, ठीक है। 0 हुआ, वापस पेन देना, देखो अब एक बार को यही रखता हूं, ठीक है ना। देखो अभी देखो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 0। अब देखो ये ऐसे कुछ अक्यूट 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 अक्यूट, अभी 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, अभी फिर जैसे इधर आए तो ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, फिर 90, है ना, और फिर अक्यूट 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 0, है ना। तो देखो पहले तो फील हुआ कि एंगल 0 से पाई ही होगा, क्लोज 0 टू पाई क्लोज। जरा 0 को देखो तो 0 होते ही दोनों का सेंस क्या हो गया, सेम, दोनों का सेंस सेम, बोलो। और सपोर्ट पैरेलल, सपोर्ट सेम या पैरेलल, बोलो, ठीक है। और 180 के केस में क्या हो गया, सपोर्ट तो सेम, ठीक है ना, और सेंस ऑपोजिट। सेम भी जरूरी नहीं, पैरेलल भी चलेगा, अरे पैरेलल है तो वो खींच के ला सकते हैं ना,
वेक्टर का मूवमेंट तो अलाउड है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि 0 है तो कैसा फील हो रहा है, पाई है तो कैसा फील हो रहा है। अब देखो ये फील करते ही अपने पास नेक्स्ट टर्म आ गया कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, है ना। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स देखो, तो वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो ना यहां लेंथ से मतलब है ना ही सेंस से मतलब है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज सपोर्ट सेम होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहां जो एक एग्जांपल अपने सामने बना हुआ है जिसमें हमने L और M ये दो पैरेलल लाइंस ले रखे हैं, तो अब इन पर आप कोई से भी वेक्टर ले लो, कैसा भी सेंस रख लो, कैसा भी लेंथ रख लो, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो अब जरा देखो तो आपको यहां एक बात फील होगी कि जैसे मान लो, जरा सोचो मेरे ये पेन की लेंथ है 3, है ना, और ये आपको कुछ वेक्टर v दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हम एक ऐसा पेन लेते हैं जो इसके डबल लेंथ का है और सेंस यही रख लेते हैं, सपोर्ट भी यही रख लेते हैं, तो आपको वो वेक्टर क्या दिखेगा, 2 इंटू वी वेक्टर, बोलो, ठीक है। और अगर हम सेंस को जस्ट ऑपोजिट कर दे तो -2 इंटू वी वेक्टर। तो आपको यहां इजीली फील होगा कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हम एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में ऑलवेज सेट कर पाएंगे। किसका यूज करके, लेंथ का यूज करके और सेंस का यूज करके। मतलब देयर विल ऑलवेज बी अ वैल्यू लैम्डा सच दैट हम ए को लिख पाएंगे लैम्डा बी। अगर ए और बी कोलिनियर है तो हाँ, इसमें है कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है मतलब दोनों का सेंस क्या है, सेम है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो दोनों का सेंस अपोजिट है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो वही बात यहां लिखी हुई है कि ए एंड बी आर कोलिनियर, दिस इंप्लाइज एंड इज अप्लाइड अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी। अब फर्दर इसमें कैटेगराइज किया गया, हेयर इफ लैम्डा पॉजिटिव देन ए एंगल बी क्या बोलेंगे, 0, और इन दिस केस दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। ये वर्ड सुना है कभी, इन दिस केस दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। और अगर लैम्डा नेगेटिव है, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो ए एंगल बी होगा पाई, एंड इन दिस केस दे आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। मतलब अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो दो बातें यहां से माइंड में सेट हो गई। सुनो, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो दो बातें माइंड में सेट हो गई। एक तो कि हम हमेशा एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख पाएंगे, दूसरा इनका एंगल या तो 0 है या फिर पाई है, डिपेंडिंग अपॉन कि सेंस सेम है कि ऑपोजिट, ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का। तो अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम या तो सीधा 0 और ऊपर वेक्टर हेड लिख लेते हैं, या फिर खाली 0 भी कई बार लिखा जाता है, या फिर ए वेक्टर, मतलब इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है ना। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है कि नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ना। तो कुछ लोग तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, कुछ कहते हैं आर्बिट्ररी। मुझे ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग लगता है आर्बिट्ररी, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो मेरे हिसाब से नल वेक्टर का जो आप डायरेक्शन लोगे दैट विल बी कंसिडर्ड आर्बिट्ररी, मतलब कुछ भी ले लो सब ठीक है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जब सुनते हैं तो भरोसा ये रखते हैं कि ना पूछा जाए, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट आते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग ए एंड इज डिनोटेड बाई ए कैप। तो आपको यहाँ एक ऑब्जर्वेशन पहले से है, आई होप, है ना, कि ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ए इंटू ए कैप। एक पॉइंट ऑफ व्यू है
इसी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ए कैप की अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ए अपॉन मॉड ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें जैसे ही आप डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर के क्वेश्चंस पे होगे, जैसे ही आप डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन पे होगे, तो अपने मन में हमेशा ये सोचना है कैसे भी करके मुझे उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर मिल जाए और उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए। अगर ये दो बातें हो गई तो हम वो वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे के डिस्कशन से पहले हमें एक बार को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, दैट इज पॉइंट इन स्पेस। अब सुना मेरी बात, अब यहाँ से जो है, चूंकि आप वेक्टर 3D ये साथ साथ पढ़ोगे, आपस में तालमेल है इनका बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना। तो आपको 3D ऑब्जर्वेशन चाहिए, और समस्या क्या है कि ड्रॉ करने के लिए आपके पास कॉपी है, उस पर फिगर जो ड्रॉ करना है वो 2D है ना, और चीज़ें कई बार क्या होंगी 3D, है ना। तो यहाँ पर जो हम बनाते हैं कॉपी में, है ना, उसका जो 3D व्यू है उसके साथ बढ़िया तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो जिस तालमेल की मैं बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन आपका बना हुआ और आप जो सोच रहे हो, है ना, उसमें आपको दो ऑब्जर्वेशंस कई बार बहुत हेल्पफुल होते हैं। मतलब मैं जैसे सिखाता हूँ, एक तो मैं रूम वाले मॉडल पे सिखाता हूँ, ठीक है, हम कहीं भी बैठे होंगे, कमरा तो होगा ही, ठीक है ना। तो रूम वाले मॉडल पे कोई भी चीज़ को समझना ज़्यादा कन्विंसिंग और आसान है, और थोड़ा टिपिकल होता है तो फिर पेन के मॉडल पे आते हैं, है ना, 3 पेन से 4 पेन से ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। तो वो तो टाइम टू टाइम मैं दिखाता रहूँगा। चलो, तो यहाँ पे पहले रूम वाले मॉडल को हम समझते हैं। अरे ध्यान दे, नीचे कौन देख रहा, ठीक है। ये तो मेरा टैलेंट है? नहीं, किस्मत मुझे दिख जाता है ना, ये सब किस्मत वाली। चलो अब सुनो, साइलेंस। तो एक बार पहले जिस रूम वाले मॉडल की मैं बात कर रहा हूं उससे फेमिलियर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम ऑक्टेंट को समझते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस को समझने के लिए, अच्छा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, 3 डायमेंशनल वर्ड क्यों बोलते हैं? तो यहां डायमेंशन का फील क्या है? नहीं, ये बताओ ज्योमेट्री की सबसे बेसिक चीज क्या? पॉइंट। ये तो बोलो ना, पॉइंट से बेसिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आपको स्पेस में एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम जितने अननोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम जितने आर्बिट्ररी की ज़रूरत पड़ेगी, वो डायमेंशन डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको स्पेस में यहाँ पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 आर्बिट्ररी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये कैसी ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल। वो जो हम XY प्लेन पे पढ़ते थे वो क्या था, 2D ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अच्छा, XY प्लेन में समस्या नहीं थी, वहाँ तो सीधा X एक्सिस Y एक्सिस बनाते थे। यहाँ पे समस्या है, ठीक है। आप ऐसे रैंडम XYZ नहीं सोच सकते, ठीक है ना। आपको यहाँ राइट हैंडेड सिस्टम तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड तो समझते ही हैं, वो जो थंब रूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरू से ही एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। अच्छा, अपने आप को मैं जहाँ हूँ वहाँ अज्यूम करना, तो और बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो मैं जहाँ पे हूँ, ठीक है ना, मेरे राइट साइड
जो ये आपको ये एज दिख रहा है, मतलब मेरे राइट साइड वाली दीवार और जो फर्श है इसका मीटिंग है ना, ये लाइन है एक, इस लाइन को हमने बोल दिया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मेरे पीछे वाली दीवार और फर्श की जो मीटिंग है, ये वाली लाइन दिख रही है, इसको बोल दिया पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, है ना। और अब मेरे पीछे, मेरे साइड वाली दीवार और मेरे पीछे वाली दीवार जिस लाइन पे मीट कर रही है ना, इसको बोल दिया पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ये जो तीन चीजें आपने देखी इनको एंडलेस फील कर लो, आगे भी पीछे भी। तो दे आर मीटिंग एट ओरिजिन, वो देखो वहां दिख रहा है कोने पे, ठीक है ना, और ओरिजिन से ये पीछे भी जा रहा है, उसको क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ये पीछे भी जा रहा है, इसको आप बोलोगे नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये नीचे भी जा रहा है, उसको आप बोलोगे नेगेटिव जेड एक्सिस। हमारी बात समझ में? ठीक है, अब देखो आप, जैसे ही आपने इन एक्स वाई जेड एक्सिस को एंडलेस फील किया, पूरा स्पेस आपको 8 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। अब वो हिस्सा विजुअलाइज कराता हूं, तो एक जिस कमरे में आप बैठे हो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है ना। एक मेरे पीछे ये कमरा, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑक्टेंट। उस कमरे के बगल में उधर कमरा, दैट इज थर्ड ऑक्टेंट। और मेरे राइट साइड वाला कमरा या उस कमरे के बगल वाला कमरा, दोनों में से जो बोल लो, ये हो गया फोर्थ ऑक्टेंट, है ना। और ये सब एंडलेस है, और ऐसे ही 4 कमरे, 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 ऑक्टेंट। तो कभी भी आपको ऑक्टेंट में अपने आप को फील करना है, मतलब ऑक्टेंट को विजुअलाइज करना है, तो तुरंत मेरी जगह अज्यूम करो अपने आप को, और ध्यान देना, इधर वाला एक्स एक्सिस, इधर वाला वाई एक्सिस, उधर वाला जेड, और पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रखे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब टफ होगी चीजें तो ये सब बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, स्पेस में यहां फर्स्ट ऑक्टेंट में ही, यहां हवा में कहीं एक पॉइंट पी है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा, तो व्हाट डज इट मीन। अब यहां से इस फिगर से इसका तालमेल बिठाना शुरू करते हैं। मतलब मान लो हम फर्स्ट ऑक्टेंट में बैठे हैं और ये वहां पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। तो अब इस अल्फा बीटा गामा की फीलिंग क्या, ध्यान सुना। तो यहां जो आपको घर जाके इसकी प्रैक्टिस करिएगा, यहां पे आपको जो कमरे में पी दिख रहा है ना, इसको पी को फर्श पे प्रोजेक्ट करो, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। तो वो प्रोजेक्शन आपको क्या दिख रहा है, एम, उसको एम नाम दे दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, एम से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है। तो एम से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, तो वो हो गया ए। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, वो हो गया बी, ठीक है। और जो पी है, पी से ये पीछे जेड एक्सिस पे डाला परपेंडिकुलर, ये हो गया सी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, तो सुनो, वहां देखो हमें एक A दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हुए 2 0 0, और इधर देखो, यहां देखो हमें P दिख रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0 3 0, और ये पीछे देखो C दिख रहा है 0 0 4। हमारी बात समझे? अब देखो, यहां तक का जो ऑब्जर्वेशन है हम में से कईयों के पास है, ठीक है ना। अब देखो ये कितना पावरफुल है, ये सोचना कि कितनी सारी चीजें जो इस फिगर में आपको देखना बहुत मुश्किल है, वो आपको सीधा सीधा फील होंगी। अब जरा देखना, यहां पर सबसे पहले हम यहां कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, तो आपका PM दिख रहा है सामने। अब अगर PM और M को O से मिला दो, तो ये PMO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, M पर राइट एंगल। देखो इस साइड में मैंने आपके आसानी के लिए बना रखा है, ठीक है। फिर
इसके बाद अब जरा देखो एक और ऑब्जर्वेशन, ये P है और ये वहां A है। अब आप PA को मिला दो, है ना, तो ये जो PA जब भी मिलाओगे तो ये अपनी एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब PAO विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। अब सोचो ये विजुलाइजेशन यहां कितना मुश्किल होगा, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ आए? तो बहुत पावरफुल चीज है अगर सुपर क्लैरिटी आ जाए तो, ठीक है ना। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है PAO 90 डिग्री, फिर वही कहानी PBO, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये साइड में आपके हेल्प के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल्स लिखे हुए। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, आप यहां अगर देखो तो OM की लेंथ क्या बोल सकते हो, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि OAMB क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल उसकी लेंथ हो गई रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अब जरा देखो तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब कौन सा, OMP में अगर आप OP निकालना चाहते हो तो इट विल बी क्या, रूट के अंदर OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल हुआ ना, ठीक है। तो यहां पर हम PM MP बोले या OC बोले, बात तो एक ही है। तो यहां से आपको ये हमें क्या फील हुआ, रूट के अंदर और क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब जरा देखो, जैसे ये वाला ऑब्जर्वेशन आ गया अपने पास, है ना, तो अब यहां पर थोड़ा सा यूनिट वेक्टर्स पे आते हैं। तो एक अजम्पशन लिया जाता है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उसके अलोंग अगर यूनिट लेंथ का कोई वेक्टर लिया आपने, है ना, तो उसको हम अब के बाद बोलेंगे आई कैप। ऐसे ही पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको बोलेंगे के कैप, है ना। तो जैसे ही अपने पास ये बात आई तो देखो हम तुरंत इस फिगर में वापस आए, और इस फिगर में वापस आके हम क्या देखने लगे कि ये वाली चीज जो है आप इसको बोल पाओगे अल्फा आई कैप, है ना। क्यों, आई कैप तो हो गया इधर का यूनिट वेक्टर, और अल्फा आपको मैग्नीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है अलोंग विथ साइन। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये वाले वेक्टर को आप बोलोगे बीटा जे कैप, और ये वाले वेक्टर को आप बोलोगे गामा के कैप, ठीक है ना। तो अब अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप यहां से OM को क्या बोल सकते हो, OM वेक्टर को आप बोल सकते हो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। और ऐसे ही रेक्टेंगल OMPC में आप फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो OP वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, OM वेक्टर प्लस OC वेक्टर, OM वेक्टर एंड OC वेक्टर का सम। अब OM वेक्टर अपने पास क्या है, अल्फा आई प्लस बीटा जे, तो बेसिकली OP वेक्टर अपने पास क्या आ गया, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। तो आप देखो यहाँ पर ये जो अपना OP वेक्टर है, आपको OP वेक्टर क्या दिखा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है। और यहाँ से साथ के साथ मॉड ऑफ OP वेक्टर आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हो, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देखो एक मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू कि अब के बाद आपको स्पेस में
कभी भी कोई वेक्टर IJK के फॉर्मेट में दिख रहा है, अब मान लो ये पेन है और ये पेन को मैं कह रहा हूं इट इज 2i - 3j + 7k, है ना, तो वो 2 - 3 और 7 नॉर्मल वैल्यूज नहीं है, उनकी एक अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जैसे ही आप इस वेक्टर को ले जाके ओरिजिन पे टिकाते हो सच दैट कि टेल ओरिजिन पर है, तो इसका जो हेड है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इट विल बी 2, -3, 7, है ना, और आपको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी पता है, √2² + 3² + 7², ठीक है। तो अब के बाद कभी भी कोई वेक्टर IJK के फॉर्मेट में है ना, तो एक तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल गया, नहीं मतलब यहां से हम क्या सीखे कि अगर कोई भी वेक्टर V है अपना a1i + a2j + a3k, तो हमें मॉड V पता चल गया, कितना होगा, √a1² + a2² + a3², और इतना ही नहीं, अगर हम इस वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे रख लेंगे, है ना, तो इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स होंगे a1, a2, a3, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपको पहले से पता है, क्या होगा, एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को अगर वेक्टर के फॉर्म में मान ले, जैसे ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ठीक है ना, तो ये वाले डायगोनल को हम कहते हैं a वेक्टर + b वेक्टर। कौन सा डायगोनल, जो उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। और मोर जनरलाइज्ड बात करो तो आपके पास इस फिगर में देखो, ये पैरेललोग्राम है जिसमें एक वेक्टर, एक साइड है a वेक्टर, दूसरा साइड है b वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना। तो देखो, जो इनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है वो है उनका सम, और दूसरा वाला डायगोनल है उनका सब्ट्रैक्शन, ध्यान देना। तो ये सम और ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि बेसिकली मॉड ऑफ a + b एक डायगोनल की लेंथ हो गई, और मॉड ऑफ a - b दूसरे डायगोनल की लेंथ हो गई, ठीक है ना। तो ये डायगोनल्स में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये देख पाएंगे क्या, बिल्कुल देख पाएंगे। अगर वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का एंगल अगर अक्यूट है, अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल अक्यूट है, तो हमेशा a + b आपको लॉन्गर डायगोनल देगा, हमेशा a + b आपको लॉन्गर डायगोनल देगा। और अगर a और b के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है तो a + b आपको शॉर्टर वाला डायगोनल, ठीक है। अच्छा, रही बात ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की, तो ये भी सब लोग जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, a का हेड और b का टेल इकट्ठा किया, तो a के टेल और b के हेड को मिलाने वाले वेक्टर को हम कहते हैं a + b। अब इसमें एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जैसे यहाँ देखो ये ट्रायंगल में ये 3 साइड्स वेक्टर के फॉर्म में है, तो अगर ये तीनों एक साइड घूमते दिखते हैं, सॉरी या, तो इनका वेक्टर सम 0 होगा। और अगर ऐसा दिख रहा है कि दो एक तरफ घूम रहे हैं, तीसरा उसको अपोज कर रहा है, तो जो एक तरफ घूम रहे हैं उनका सम तीसरे के बराबर होता है। ये सब आप पहले से जानते ही हो। अब देखो यहां से अब हम आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स पर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का डेफिनेशन होगा वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम और पैरेलल प्लेन्स, वेक्टर लाइंग ऑन द सेम और पैरेलल प्लेन्स, है ना। अब सोचो ना, यहां इस फर्श पर कोई वेक्टर है ना, और एक वेक्टर छत पर है ना, तो ये फर्श वाले वेक्टर को हम ले जाके उस छत पे पूरा टिका सकते हैं। क्यों? क्योंकि छत और फर्श आपस में पैरेलल है। तो वेक्टर्स लाइंग आइदर इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अब एक सिंपल सी बात कि दो वेक्टर्स अगर नॉन कोलिनियर है तो दे विल ऑलवेज स्पेसिफाई अ प्लेन।
दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे विल ऑलवेज स्पेसिफाई अ प्लेन, है ना। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए हम क्या कहेंगे, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो वहां ये डिस्कशन ही नहीं उठेगा कि कोप्लेनर है कि नहीं है। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कोलिनियर वेक्टर्स है तो वहां कोप्लेनरिटी डिस्कशन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ये डिस्कशन का सेंस बनने के लिए डायरेक्शन एक से ज्यादा होना जरूरी है। तो डायरेक्शन अगर एक ही है तो फिर कैसे वहां कोप्लेनरिटी की बात करोगे, है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स A and B will always specify a plane, will always specify a plane, will always specify a plane। मतलब यहां हमसे फिर कभी नहीं कोई पूछेगा कि हाँ बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं, दे आर ऑब्वियसली कोप्लेनर। कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा, ठीक है। ये अपने पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, बट इसके लिए इनका नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। अब ये डिस्कशन मीनिंगफुल कब हो जा रहा है, जब अपने पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तीन पे बात होती है। अच्छा, ये जस्ट अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू शुरू कर रहे हैं, आगे और ये आसान होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे ये तीन अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, मतलब मैंने ये ध्यान रखा है कि दे आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, दे आर। एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री pairwise non-collinear vectors, pairwise non-collinear vectors। Let A vector, B vector and C vector be three pairwise non-collinear vectors, ठीक है ना। तो अब हम जैसे कोलिनियरिटी के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल लिए कि एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे हम कोप्लेनरिटी के लिए भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब गौर करो, मैंने क्या करा, इस वेक्टर से पैरेलल एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। इस वेक्टर से पैरेलल एक सपोर्ट बनाया और इस वेक्टर से पैरेलल एक सपोर्ट बनाया, है ना। ये सपोर्ट हमेशा एक ट्रायंगल बना देंगे, बोलो है ना। ये सपोर्ट हमेशा एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप मजे से ये जो ट्रायंगल आपने बनाया सपोर्ट्स को यूज करके, है ना, इनके साइड्स पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को अकॉर्डिंगली ले जाके एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, तो देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम जब इसको यहां ले जाके रखेंगे तो इसको बोलेंगे समथिंग लैम्डा 1 इंटू ए वेक्टर, बोलो है ना, समथिंग लैम्डा 1 इंटू ए वेक्टर। यहां पर लैम्डा 2 इंटू बी वेक्टर, और सेम रखा है तो वो सब स्केलर क्या होंगे, पॉजिटिव। और यहां पे लैम्डा 3 इंटू सी वेक्टर। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम ये काम हमेशा कर पाएंगे। तो अब यहां पर आपको इन तीनों में एक लीनियर रिलेशन ऑलवेज मिल जाएगा यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। या तो तीनों का सम 0 या दो का सम तीसरे के बराबर। तो यहां पे आपको क्या फील हो रहा है, लैम्डा 1 ए, नहीं देखो ना ये दोनों एक तरफ घूम रहे हैं, तो लैम्डा 1 ए इक्वल्स टू लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी, ठीक है। और यहां से हमें, अब सुनो जरूरी बात, हमें यहां से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स मिलेंगे। ये ट्रायंगल आप बड़ा छोटा करते जाओ ना, सिमिलर रखो, जब तक सिमिलर रखो तब तक ये काम आप कर पाओगे। हाँ,
इसमें जैसे ही हम ए बी सी में से किसी एक का कोफिशिएंट को फिक्स किए तो फिर बाकी दो कोफिशिएंट भी फिक्स हो जाएंगे। तो मतलब अगर आप लैम्डा 1 को उधर भेज दो तो आप कह पा रहे हो, अब वो काम की बात आ रही है, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ए इक्वल्स टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अब ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें मिल गया और यहां ये लैम्डा म्यू हमेशा यूनिक होगा, लैम्डा म्यू हमेशा ये यूनिक होगा। मतलब अगर 3 डिफरेंट डायरेक्शन के वेक्टर्स है, मतलब 3 वेक्टर्स ऐसे हैं कि दे आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, तो हम उस केस में हमेशा किसी एक को, आप सुनना, हमेशा किसी एक को बाकी दो के स्केलर मल्टीपल के सम में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये काम हमेशा होगा, ठीक है। तब देखो 2 वेक्टर्स के कोलिनियरिटी को भी हम रिलेट कर पाए मैथमेटिकली और 3 वेक्टर्स के कोप्लैरिटी को भी रिलेट कर पाए, ठीक है। अब यहां से देखो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को सुन के फील क्या होगा? पोजीशन वेक्टर सुनते ही सबसे पहले क्या फील होता है? सबसे पहली बात हाँ, चुप। सबसे पहली बात एक वेक्टर फील होगा, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, बहुत जरूरी बात है। तो पोजीशन वेक्टर को सुन के सबसे पहले एक वेक्टर फील होगा, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तुरंत माइंड में एक पेन आ गया। अब सोचेंगे पोजीशन वेक्टर किसका होता है और क्या होता है, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर सुन के फील हुआ एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में जब गए तो पोजीशन वेक्टर होता किसका है? किसी पॉइंट का। और अब देखते हैं क्या होता है। तो ओरिजिन से पॉइंट की ओर जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अरे नीचे कौन देख रहा है? ओरिजिन से पॉइंट की ओर जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, मतलब अगर स्पेस में कहीं पॉइंट P है तो जो OP वेक्टर है, स्पेस में अगर कहीं पॉइंट P है तो जो OP वेक्टर है उसको हम कहेंगे P का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो अब सोचो, इसका मतलब अब के बाद कभी भी स्पेस में कोई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हमें उसका पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ IJ के पता होगा, यस और नो? अभी जस्ट सीखा हमने ये। तो क्या बोलेंगे? अगर P स्पेस में कोऑर्डिनेट्स रखता है अल्फा बीटा गामा, तो OP वेक्टर यानी कि P का पोजीशन वेक्टर विल बी अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप, ठीक है। अब यहां पे एक और सिनेरियो जिसमें बोल रहा है लेट A एंड B, मतलब वेक्टर A एंड वेक्टर B बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। अब सुनो मेरी बात, इस चीज को हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि A और ब्रैकेट में A वेक्टर और B और ब्रैकेट में B वेक्टर। तो पॉइंट के साथ ब्रैकेट में वेक्टर लिखा होने का मतलब उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। और उसका ज्योमेट्रिकल सेंस माइंड में क्या बनेगा कि अगर A के ब्रैकेट में ऐसा A वेक्टर लिखा हुआ है मतलब OA वेक्टर इज A वेक्टर, B के ब्रैकेट में ऐसा वेक्टर B लिखा हुआ है तो OB वेक्टर इज B वेक्टर, ठीक है। तो अब अगर आपको स्पेस में 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है तो आप देखो इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे तो क्या दिख रहा है हमें? OA वेक्टर और प्लस इज इक्वल्स टू OB वेक्टर। तो AB वेक्टर हमें क्या फील करा रहा है? OB माइनस OA, और OB वेक्टर इज एक्चुअली B वेक्टर, OA वेक्टर इज A वेक्टर, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो मॉड ऑफ AB वेक्टर, तो मॉड ऑफ AB वेक्टर, अच्छा इनफैक्ट उससे भी पहले मान ले अगर कि A के, मतलब लेट कर ले अगर कि A है अपने पास अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और B है अपने पास अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, तो आपको जो AB वेक्टर दिखेगा यहाँ वो
बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू आई कैप प्लस बीटा 2 माइनस बीटा 1 इंटू जे कैप प्लस गामा 2 माइनस गामा 1 इंटू के कैप। और हमें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ ए बी जो है वो क्या आ गया, रूट अंडर क्या, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 का स्क्वायर प्लस गामा 1 माइनस गामा 2 का स्क्वायर। ठीक है। और अगर देखा जाए तो 2D ज्योमेट्री के फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। 2D ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे जस्ट तीसरा वाला पार्ट आ गया, बोलो, है ना। तो यहाँ पर जो भी 2D ज्योमेट्री का फॉर्मूला है एज इट इज लगने वाला पोजीशन वेक्टर्स के केस में। जैसे अब देखो, मान लो मैं कहूँ क्या कि 2 पॉइंट्स है स्पेस में, एक ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या हुआ कि कहीं स्पेस में पॉइंट है ओ, दैट इज ओरिजिन, तो ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर। अब अगर सी कोई पॉइंट है जो कि ए बी सेगमेंट को इंटरनली m1:m2 के रेशियो में बांट रहा है, तो आप सी का पोजीशन वेक्टर ये लिख सकते हो। सिंपल सेक्शन फॉर्मूला m1 इंटू ए प्लस m1 इंटू बी प्लस m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। और वही अगर डिवीजन एक्सटर्नल हो गया तो बीच में माइनस। ठीक है। यहीं पे मान लो मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा साइड इंटू सामने वाले का पोजीशन वेक्टर, तीनों जोड़ो और अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, यहाँ पर अगर P इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है ना, तो हम यहाँ यूज क्या कर सकते हैं कि जो P जो होगा, एक तो वो ABC की प्लेन में होगा, P जो होगा वो ABC की प्लेन में होगा, और P का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होगा। तो मॉड P माइनस ए इक्वल्स टू मॉड P माइनस बी इक्वल्स टू मॉड P माइनस सी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी, ब्रैकेट में ऐसा लिखा होने का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है। कह रहा है बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और P एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर P है, और गिवन है कि ये तीनों मॉड आपस में सेम है। तो यहां से मैनिपुलेट हो रहा है कि देन P इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रू की फॉल्स। आपका जवाब होगा फॉल्स, क्योंकि आपको यहां जस्ट क्या पता है कि AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू CP, है ना। तो if P is in the plane of ABC, then P will be circumcenter. P will be circumcenter of triangle ABC. Circumcenter of triangle ABC. Otherwise PABC will form a tetrahedron. Yes or no? Yes, sir. Will form a tetrahedron. Will form a tetrahedron. ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अभी तक की जो भी बेसिक बातें, मेनली पोजीशन वेक्टर की बात करो तो कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। ध्यान देखना, कह रहा है 3 पॉइंट्स ABC इन स्पेस आर कोलिनियर, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। अब मान लो अगर हमें स्पेस में 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करना है, तो बेस्ट रास्ता क्या होगा,
किसी भी दो को ज्वाइन करो और वो वेक्टर लिखो। तो जैसे ए बी वेक्टर क्या होगा, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाला, तो क्या हो गया -i -j +k। और ऐसे ही ए या बी किसी के साथ तीसरे को जोड़ लेते हैं, जैसे ए सी वेक्टर, तो क्या हो गया 2i + 2j, है ना, और -2k। तो अगर हम यहाँ लीनियर रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए, तो जैसे देखो हम यहाँ पे इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 2, है ना, बेसिकली हम चाहे तो सीधा ही लिख देते हैं, ए सी वेक्टर हम कह पाए -2 × ए बी वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये तो तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है। फिर जैसे ये कह रहा है लेट ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी ब्रैकेट में बी वेक्टर, मतलब ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी द 2 पॉइंट्स सच दैट P एंड Q डिवाइड। देखो यहाँ पर क्या है, A विथ पोजीशन वेक्टर A, B विथ पोजीशन वेक्टर B, और कह रहा है कि P और Q इसको डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। मतलब P यहाँ अंदर कहीं है, ठीक है ना, और Q का देखा जाए तो बाहर कहीं है, सच दैट रेशियो क्या है 2:1। ठीक है ना। तो 2:1 तो ज़रा सोचो तो हम मज़े से यहाँ P के पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। कैसे, तो अपने पास यहाँ यूज़ करने को क्या है कि PA/PB इज 2:1। मतलब बेसिकली हम यहाँ यूज़ क्या कर सकते हैं, दो बातें, एक तो PA/PB इज 2:1 और साथ के साथ QA/QB इज 2:1। ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो तो यहाँ पर हम P का पोजीशन वेक्टर लिख पाएंगे, A वाला पार्ट तो B से मल्टीप्लाई करो, B वाला पार्ट तो A से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × A + 2 × B और अपॉन 1 + 2। ये हमें किसका पोजीशन वेक्टर मिल गया, P का। ठीक है ना। और ऐसे ही Q का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, बस प्लस की जगह क्या कर देते हैं माइनस। तो ये हो गया 1 × A - 2 × B अपॉन 1 - 2। ठीक है ना। तो मतलब दिस इम्प्लाइज P अपने पास कितना है, तो A + 2B अपॉन 3। ठीक है ना। और Q क्या है, 2B - A, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQ वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स दिस है तो लैम्डा क्या। तो देखो यहाँ पर इट इज एज सिंपल एज PQ वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, तो बाद वाला कितना हो गया और माइनस फिर ये A + 2B अपॉन 3, है ना। तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, तो 6B - 2B तो 4B, है ना। 6B - 2B बोले तो 4B, और -3A - A बोले तो और अपॉन 3। नहीं, तो अगर देखा जाए तो PQ क्या है 4/3 टाइम्स B - A, तो देयरफॉर क्या बोलोगे 4/3। फिर देखो कह रहा है लेट P ब्रैकेट में P वेक्टर एंड G ब्रैकेट में G वेक्टर बी द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। अब कह रहा है कि O ओरिजिन है और OA का मॉड, OB का मॉड, OC का मॉड सेम है। ठीक है ना। तो OA का मॉड, OB का मॉड, OC का मॉड सेम है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि एज OA = OB = OC, therefore, है ना, circumcenter of triangle ABC
इज एट ओरिजिन O, और जैसे ही ओरिजिन पर सर्कम सेंटर जाता है तो आपके पास ऑर्थो सेंटर का एक बढ़िया तरीका है क्या, सिग्मा, मतलब सम कर दो, है ना। तो इसका मतलब आप यहां से देखो तो आप G को क्या, P को क्या लिख पाओगे, P इज द ऑर्थो सेंटर, तो P को आप लिख पाओगे OA प्लस OB प्लस OC, है कि नहीं। और G को क्या लिख पाओगे, OA प्लस OB प्लस OC बाई 3। तो यहां से अगर देखा जाए तो आप इसको क्या कह रहे हो, G वेक्टर इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स P वेक्टर। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ वेक्टर है। अब कह रहा है लेट P बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब P ट्रायंगल की प्लेन में है और इंटीरियर है, ठीक है। अब कह रहा है इफ PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर, PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर अगर ये जीरो है ना, तो क्या P ट्रायंगल ABC के लिए सेंट्रॉइड है, ये पकड़ना है ना। तो देखो वेक्टर के क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान रास्ता होता है थ्रू पोजीशन वेक्टर्स। तो तुरंत ओरिजिन को इंट्रोड्यूस कर दो। अब जैसे देखो यहां पर हम PA वेक्टर को लिख सकते हैं OA माइनस OP, फिर PB वेक्टर को OB माइनस OP, फिर PC वेक्टर को OC माइनस OP, है ना। तो जरा देखो तो यहां से आपको क्या दिखा कि 3OP इक्वल्स टू OA प्लस OB प्लस OC, देयरफॉर OP इक्वल्स टू क्या हो गया, OA प्लस OB प्लस OC बाई 3, है ना। तो यहां से क्या दिखा कि अच्छा OA बोले तो A का पोजीशन वेक्टर, OB बोले तो B का पोजीशन वेक्टर, OC बोले तो C का पोजीशन वेक्टर और OP तो P का पोजीशन वेक्टर। तो हमें P का पोजीशन वेक्टर क्या दिख रहा है, तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइडेड बाई 3। तो आप मजे से कह दिए कि देयरफॉर P इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको बिना कुछ करे भी दिख सकता है। मैंने क्या करा, जो अपना इंफॉर्मेशन था उसको ऐसा फील कर लिया, PA प्लस PB प्लस PC अपॉन 3B, तो हम 0 ही बोलेंगे बोथ साइड 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब आप P को ओरिजिन मान लो, ठीक है। तो P को ओरिजिन मानते ही ये PA वेक्टर, PB वेक्टर, PC वेक्टर ABC के पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे, और बाई 3 कर रहे हो तो वो उसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर हुआ, बोलो। और वो कितने के बराबर दिख रहा है, 0 के। और आप P किसको माने थे, 0 को, तो P एक्चुअली क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो। आप यहाँ ये इसको डायरेक्ट सोच सकते हो। आ रही बात समझ में, कितने लोग ये बात समझ गए। P को ओरिजिन अज्यूम करो, तो ओरिजिन अज्यूम करते ही ये आपको उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर दिख गया, और वही चीज आपको 0 दिख रहा है, और 0 आपने किसको माना था, P को, तो वो सेंट्रॉइड हो गया। अब सोचो ये पॉइंट ऑफ व्यू का फायदा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम उस टेक्निक से तो कर ही सकते थे, है ना, लेकिन अगर अपने पास वो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट से तो कर ही लोगे, यहां सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन है, तो देखो मैं यहां क्या करूंगा, BC इंटू PA वेक्टर क्वेश्चन सेम ही था, बस इंफॉर्मेशन अलग है, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा नहीं, चलो पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। ये गिवन है 0, और क्या कह रहा है, लेट P बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, और अगर ये वाली चीज 0 है तो क्या हम P को इस ट्रायंगल का इन सेंटर बोल सकते हैं,
तो अपन ने क्या करा, BC प्लस CA प्लस AB बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया बोथ साइड और P को ओरिजिन अज्यूम करते हैं, तो एक्चुअली P को ओरिजिन अज्यूम करने का फायदा क्या हुआ, ये तीनों बन जाएंगे पोजीशन वेक्टर, किसके, AB और C के, और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा इन सेंटर का, इन सेंटर के पोजीशन वेक्टर का। और वही पोजीशन वेक्टर हमें क्या दिख रहा है, 0, और हमने 0 कहाँ अज्यूम किया है, P पर। तो तुरंत यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर P विल बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। P विल बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है ना। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, आप यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूले से लिख लो, कितना हो गया, तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, है ना, बोलो। तो आप यहाँ पर AD क्या बोलोगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो लेंथ ऑफ मीडियन आ गया क्या, रूट के अंदर और 1 + 3/2 यानी कि हो गया 25/4 प्लस 25/4, ठीक है ना, और प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ लेंथ ऑफ मीडियन AD मजे से निकाल पाए। अब यहीं पे एक छोटा सा चेंज, इस बार कह रहा है, ध्यान दो, इस बार कह रहा है कि ABC 3 वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ IJ के, ABC 3 वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ IJ के। अब कह रहा है क्या, कॉन्स्टिट्यूट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये तीनों वेक्टर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला आपके माइंड में पता है क्या डाउट आना चाहिए कि अगर ये सुना ध्यान से, अगर ये तीनों वेक्टर्स मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब या तो तीनों का वेक्टर सम 0 हो रहा होगा या कोई 2 का सम तीसरे के बराबर हो रहा होगा, तो जिससे कि हम वहां सेंस बिठा पाएंगे। तो तुरंत हमने देखना शुरू कर दिया, तो देखना शुरू कर दिया तो हमें यहाँ क्या दिखा, B और C का जो जोड़ है वो A वेक्टर के बराबर है। जैसे ये वाली बात क्लियर हुई कि B और C का जोड़ जो है वो A वेक्टर के बराबर है, तो हम यहाँ इजीली वेक्टर्स को प्लेस कर पा रहे हैं। क्या प्लेस कर पा रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पर ये मान लो B वेक्टर, ये मान लो C वेक्टर और इधर A वेक्टर, ठीक है। अब देखो तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग द साइड रिप्रेजेंटेड बाय C वेक्टर। तो बाइसेक्टिंग द साइड रिप्रेजेंटेड बाय C वेक्टर, तो हमें ये वाले मीडियन की लेंथ चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं यहां पर अगर इसको V बोल रहा हूं, अगर इसको V बोल रहा हूं, है ना, तो देखो तो इतने से पार्ट को मैं C/2 बोल दूंगा, पूरा C है तो आधा C/2, है ना। तो आप देखो तो यहां से आप इस V वेक्टर को क्या बोल पा रहे हो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओ तो V + C/2, है ना। अब B + C/2 का मतलब कितना हो गया, तो देखो यहां से B और C/2 तो कितना हो गया I, फिर 3 और वहां से -1 तो प्लस 2j और 4 और वहां से -3 प्लस k, है ना। तो मॉड V तो अपना लेंथ है, तो लेंथ ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मॉड V यानी कि √6। ध्यान दो, अब क्या है, आप में से किसी को यहां पर एक थॉट आया कि सर यहां एक काम करते हैं, यहां एक काम करते हैं कि
ओरिजिन को यहां प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही ओरिजिन को यहां प्लेस करेंगे तो ध्यान देना, ये वाले मान लो ये अपने पास ए है, ये बी है, तो ए का पोजीशन वेक्टर आ गया बी वेक्टर, ठीक है ना, या इधर ए इधर बी लिख लो, तो इस ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर और इस बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर। नाउ इट इज एज सिंपल एज कि ये डी तो मिड पॉइंट है, तो फिर वही पुराना काम हो गया, समझ रहे हो। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, जो डी है ऑल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट में आपको बेसिकली बी के कोऑर्डिनेट्स दिखने लगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिखने लगे, -1 3 4, और ए के कोऑर्डिनेट्स दिखने लगे 3 1 -2। वो ओरिजिन प्लेस करने की वजह से हुआ, ठीक है ना। और तो वहां से हमें डी के कोऑर्डिनेट्स दिखने लगे, कितना 1 2 और 1, सॉरी हाँ ठीक है, मिड पॉइंट ना 1 1 2 1। तो आपको लेंथ ऑफ मीडियन ओडी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 + 4 + 1, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट देयर सम इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब 2 यूनिट वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। तो पहले इस सिनेरियो को क्रिएट करते हैं, देखो ज़रा। तो मान लो ये 1 लेंथ है, ठीक है ना। अब दूसरा हम ऐसे सेट करें कि जब ज्वाइन करें तो तीसरा भी 1 ही हो। तो देखो मैंने यहाँ क्या करा, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। मतलब ऐसा प्लान किया कि ये क्या बन गया, इक्विलैटरल बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये अगर वेक्टर ए है, ए कैप सॉरी, है ना, और ये अगर वेक्टर बी कैप है ना, तो दिस वन विल बी ए कैप प्लस बी कैप, और वो मामला सेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल अपने से क्या पूछ रहा है कि फाइंड ए कैप एंगल बी कैप, फाइंड ए कैप एंगल बी कैप, है ना। तो यहां पर ये एंगल के लिए हमें इसको इधर एक्सटेंड करना पड़ गया, और एक्सटेंड करना पड़ा तो ये चूंकि टेल इकट्ठा करना है, तो टेल इकट्ठा करना है, तो ये कितना दिखा 120। मतलब ए एंगल बी कैप हम क्या बोलेंगे 2π/3, ठीक है। अब दूसरा एक और काम कह रहा है कि भाई मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप बताओ, है ना। तो अब देखो मैं सबसे पहले तो -b देखने लगा, तो -b के लिए इसको पीछे ही उतना एक्सटेंड कर दिया, बोलो। तो इस वाले वेक्टर को हम क्या बोल पाएंगे, -b कैप, है ना। तो इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो ये जो है वेक्टर, इसको आप क्या बोल पाओगे, ए कैप माइनस बी कैप, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ठीक है ना। अब जरा देखो तो ये एंगल अपने पास कितना 60 डिग्री, और ये 120 है, तो ये अगर 120 है तो बाकी दोनों कितने होंगे 30, तो ये हमें 30 दिख गया, तो ये ओवरऑल क्या दिख गया 90। तो अगर देखा जाए तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, और ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2 है और वन ऑफ द साइड की लेंथ 1 है। तो आप इसको क्या बोलोगे, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी कि रूट, ठीक है। तो जैसे ही हम वो सारी बातें समझे तो ये फटाफट ऐसी चीज़ें होने लगी, और मतलब आई होप ये सारी बातें आप जानते हो, है ना। मैंने रिस्क नहीं लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं, ठीक है, कि शायद कुछ करेक्शन हो जाए, मान लो कुछ फ्लॉ है तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, डायरेक्शन कोसाइंस जिसको शॉर्ट में हम डीसी बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियो जिनको शॉर्ट में हम डीआर बोलते हैं, ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले मिरर देखो, तो डायरेक्शन कोसाइन को पहले समझते हैं,
तो ये मान लो कोई वेक्टर है जो हवा में है, ठीक है ना, ध्यान दो। तो इस हवा में जो वेक्टर है इसका आई कैप से मान लेते हैं एंगल है अल्फा, ठीक है, यहां क्या माना है थीटा वन, है ना। आई कैप से मान लेते हैं एंगल है थीटा वन, जे कैप से एंगल है थीटा टू और के कैप से एंगल है थीटा थ्री। तो ये जो तीन एंगल्स हैं इनके कॉस को, मतलब कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू, कॉस थीटा थ्री, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। अब जरा देखो, मैंने यहां पर ये देखो, यहां पर ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रखे हैं। अभी याद करो वहां आपको फील करा रहा था, देखो यही सिनेरियो वहां से कॉपीड है, ठीक है, पॉइंट इन स्पेस वाला। अब देखो इसमें पहला राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है ओ ए पी, देखो यहां हवा में क्या पी ए ओ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो वेक्टर है इसका आई कैप से एंगल अल्फा, मतलब कौन सा एंगल, पी ओ ए, अल्फा नहीं थीटा वन, तो वो देखो यहां थीटा वन लिखा हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से पी ओ बी क्या लिखा हुआ है, थीटा टू, और बिल्कुल उसी तरीके से पी ओ सी क्या लिखा हुआ है, थीटा थ्री। अगर आप दिमाग पे जोर डालो तो ये तीनों के तीनों ट्रायंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इसमें हाइपोटेन्यूस ओपी की लेंथ आपको क्या पता है, वो वेक्टर का मॉड, बोलो, ठीक है। तो अब जरा सोचो तो, जैसे ही मैं इसमें cos थीटा वन लगाऊंगा तो आप सोचो ये अपने पास बेस OA की लेंथ कितनी है, अल्फा, तो आपको यहां से cos थीटा वन क्या दिख गया, अल्फा बाई मॉड ए। वैसे ही cos थीटा टू क्या दिख गया, बीटा बाई मॉड ए, और cos थीटा थ्री क्या दिख गया, गामा बाई मॉड ए, है ना। मतलब इसका यहां से फील क्या आया कि इसका मतलब कभी भी आप ए कैप निकालोगे, ए कैप का मतलब क्या हुआ, ए बाई मॉड ए। तो ए कैप निकालते वक्त जो आई कैप का कोफिशिएंट आया वो एक्चुअली cos थीटा वन है, जो जे कैप का कोफिशिएंट आया वो cos थीटा टू है, जो के कैप का कोफिशिएंट आया वो cos थीटा थ्री है ना। तो यहां से अब दिमाग में क्या सेट करो कि कभी भी आप किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हो तो आपको, अगर ये इन टर्म्स ऑफ आई जे के निकालते हो तो आपको वहां जो तीन ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं आई जे के कोफिशिएंट्स, उनकी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि अगर वो ए कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप से थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री बना रहा है, तो एक कोफिशिएंट है cos थीटा वन, दूसरा कोफिशिएंट है cos थीटा टू, तीसरा कोफिशिएंट है cos थीटा थ्री, और इसी cos थीटा वन, cos थीटा टू, cos थीटा थ्री ट्रिपलेट को, उस वेक्टर का हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब सोचो इसका मतलब, अरे ध्यान दो, कोई भी वेक्टर आपको आईजेके के टर्म्स में लिखा है और उसका डीसी आप लिखना चाह रहे हो, है ना, तो सीधा क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और आईजेके का कोफिशिएंट ऑब्जर्व कर लो, वही उस वेक्टर के क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। तो बेसिकली किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एक यूनिक ट्रिपलेट है, और वो ट्रिपलेट हमें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से जो आईजेके का कोफिशिएंट है उसको लेने से मिल जाता है। अब यहां पे देखो कुछ और सिंपल ऑब्जर्वेशन, कि चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये हो गया 1, तो cos स्क्वायर थीटा वन प्लस cos स्क्वायर थीटा टू प्लस cos स्क्वायर थीटा थ्री हो गया 1, और इसी को अगर साइन में कन्वर्ट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा थ्री हो गया 2, है ना। अब देखो यहां से एक और बात की क्लैरिटी आई कि अगर अब के बाद कभी मैं कहता हूं कि L, M, N बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर A, तो अगर आप Li प्लस MJ प्लस NK लिखते हो तो एक्चुअली आपने A कैप लिख लिया, ठीक है। ये तो था डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहां देखो एक लाइन कि अगर कोई वेक्टर IJK के टर्म में लिखा है तो जो IJK के कोफिशिएंट्स हैं
दे आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो माइंड में सेट करो कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस भी यूनिक और डायरेक्शन रेशियोज भी यूनिक। यूनिक मतलब ट्रिपलेट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक वेक्टर लिखा हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k, तो आपको यहाँ जो 2 माइनस 1 और 2 दिख रहा है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। और अगर आपको इसके डायरेक्शन को साइन चाहिए तो तुरंत आप इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो देखो ये ट्रिपलेट आपको मिल गया डायरेक्शन रेशियोज, ये ट्रिपलेट आपको मिल गया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब देखो एक और छोटी सी बात कह रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। मान लो स्पेस में दो लाइंस है L1 और L2, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसके अलोंग हम कोई वेक्टर, और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर जो है उसके अलोंग कोई वेक्टर हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। जहां हमें उन लाइंस के अलोंग एक एक वेक्टर पता है, उन लाइंस के अलोंग एक एक वेक्टर पता है। ठीक है। तो देखो हम यहां रास्ता क्या निकालेंगे, जैसे मान लो एक बाइसेक्टर जो है अपना क्या डिनोट हो रहा है L से, और एक बाइसेक्टर डिनोट हो रहा है M से। तो हम पहले L की ओर एक वेक्टर लिखना चाह रहे हैं। तो देखो मैं यहां एक टेक्निक लगाता हूं, मैं यहां पर ये मान लेते हैं अपने पास कुछ है O, ठीक है, और या O मतलब ओरिजिन जरूरी नहीं है, P मान लो, ठीक है। और यहां पर हमने एक A पॉइंट इंटरसेप्ट किया अपनी तरफ से और एक B पॉइंट इंटरसेप्ट किया अपनी तरफ से, ठीक है, जहां मैं कह रहा हूं कि PA और PB दोनों 1 है ना। तो जैसे ही मैंने कहा कि PA और PB दोनों 1 है, तो आप देखो आपको PA वेक्टर दिख गया A कैप, बोलो A के अलोंग यूनिट वेक्टर ही तो है, और PB वेक्टर दिख गया B कैप। तो अगर आप ये ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो PA PB अगर बराबर है तो जैसे ही आप यहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते ही ये रोम्बस बनेगा, और रोम्बस में डायगोनल क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, नहीं, डायगोनल उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, बोलो ना। तो आपको यही ये जो वेक्टर है ये क्या दिख गया, A कैप प्लस B कैप। तो मतलब देखो आपको इस ओर एक वेक्टर ऑलवेज पता है, समझे क्या, A कैप प्लस B कैप। अब इसी में एक छोटा सा चेंज करते हैं, पीछे एक C ले लो सच दैट ये PC भी 1 है, नहीं, तो आप यहां पर PC वेक्टर क्या बोलोगे, माइनस A कैप, ठीक है। और फिर यहां पे जब आप पैरेललोग्राम लगाओगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, तो फिर रोम्बस बनेगा, और रोम्बस बनेगा तो वो उसका जो डायगोनल होगा वो कहाँ होगा, रेड पर ही होगा। तो अगर आप यहां पर बात समझ पा रहे हो तो देखो आप इस ओर एक वेक्टर बोल पा रहे हो क्या, B कैप माइनस, है ना। तो ये दिमाग में सेट करिए कि अब के बाद आपको दो लाइंस के अलोंग अगर एक एक वेक्टर पता है तो आपको उसके उन दोनों लाइंस के द्वारा जो एंगल बन रहा है उनके बाइसेक्टर्स के अलोंग भी आपको एक एक वेक्टर पता है। एक होगा A कैप प्लस B कैप, दूसरा होगा A कैप माइनस B कैप या B कैप माइनस, ठीक है। अब यहां से देखो इसमें आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अच्छा, कितने लोगों ने सुन रखा है, कौन समझा सकता है मुझे, ठीक है, बस सुन रखा है,
है ना, समझाने लायक नहीं सुन रखा है, चलो कोई नहीं, इसकी क्लैरिटी बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही आप लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में कुछ वेक्टर्स आ जाने चाहिए, 2 ऑनवर्ड्स, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, ऐसे, है ना। और बहस क्या होगी कि वो जो वेक्टर्स आप सोच रहे हो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। तो फंडा क्या होता है कि मान लो a1 से an तक n वेक्टर्स हैं और लैम्डा 1 से लैम्डा n तक n स्केलर्स हैं। देखो हाईलाइट करके अलग से लिखा हुआ है नॉट ऑल जीरो, मतलब मिनिमम एक नॉन जीरो होना चाहिए, कौन, स्केलर्स, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे n वेक्टर्स के साथ n स्केलर्स ढूंढ पा रहे हो जिनके स्केलर मल्टीपल का सम 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमने इन वेक्टर्स में एक लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। एंड इन दैट केस वी से दैट कि दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इन दैट केस वी से दैट these vectors are linearly dependent, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो then we will say that these vectors are linearly independent, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है, अरे सॉरी, यहां पर क्या है कि सुनो, अगर ऐसा आ गया तो हम कह रहे हैं वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, नहीं हुआ तो इंडिपेंडेंट, हुआ तो डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अब ये नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या है भाई, ये नॉन जीरो होंगे तब तो आप कह पाओगे, अगर सारे ही जीरो हो गए तो ये तो जीरो है, तो मिनिमम एक तो नॉन जीरो श्योर करोगे तभी तो आप कह पाओगे हाँ लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश हम कर पा रहे हैं। तो नॉट ऑल जीरो का ये लॉजिक है। अब जरा सोचो कि अगर मान लो मैं कहूं कि n वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और फोर्सफुली मैंने यहां ये लिख दिया, तो आप कहोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने जब फोर्सफुली लिख दिया है तो तुरंत ये क्या मैनिपुलेट करेगा कि ठीक है ये तभी हो सकता है जब सारे के सारे स्केलर्स क्या हो जाए, है ना। तो अब हम लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस को ज्योमेट्री से रिलेट करना चाहें, वेक्टर की ज्योमेट्री से, तो देखो हम कहेंगे कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सोचो क्यों, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो आप a इक्वल टू लैम्डा बी लिख पाओगे, बोलो, और a इक्वल टू लैम्डा बी लिख पाओगे तो देखो आप एक नॉन जीरो स्केलर ढूंढ लिए जिसके साथ ये लीनियर रिलेशन क्या दे रहा है, 0, ठीक है ना। तो तुरंत आपने कहा कि 2 कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब देखो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि इफ A and B are non collinear then they will be linearly independent, and in this case अगर कभी ऐसा दिखा तो सीधा उसका अगला स्टेप आएगा लैम्डा 0 म्यू 0। अब सुनो एक जरूरी बात, जब आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस को करना शुरू करोगे नेक्स्ट क्लास से, है ना, तो आपको कई बार ऐसा फील होगा कि यार ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके कोफिशिएंट बोथ साइड इक्वेट कर दें क्या, किधर रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को, ऐसा फील होता है ना। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि ये थॉट ऑलवेज वैलिड थॉट नहीं है। हम ये इक्वेट बोथ साइड्स तभी कर पाएंगे जब वो दोनों वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हो। कैसे, तो समझो क्या होगा। मान लो मैंने कहा A और B नॉन कोलिनियर है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आपको ये सिनेरियो दिखा, तो अगले स्टेप में आप इसको एक तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3 इंटू ए प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 इंटू बी, बोलो, और इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 तो आ ही नहीं सकता, तो जबरदस्ती किया है हमने, तो इसका मतलब वो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे। तो कभी भी आपको अब के बाद थॉट आए कि भाई ठीक है इस तरह से 2 चीज़ें बराबर हैं
और हमें ए के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, बी के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो ये मीनिंगफुल थॉट तभी है जब दीज टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर है तो फिर ऐसा काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलो फिर ये तो दो वेक्टर्स के रेफरेंस में हमने देखा कि लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होना। अरे नीचे कहां देख रहे हो, अलग होकर बैठ उधर, चक। देखो दो वेक्टर्स के रेफरेंस में हमने सोचा कि लीनियरली डिपेंडेंट होना और लीनियरली इंडिपेंडेंट होना फील क्या करा रहा है। तो डिपेंडेंट होना फील करा रहा है वेक्टर्स का, बोलो कोरस में, डिपेंडेंट होना फील करा रहा है वेक्टर का कोलिनियर होना, इंडिपेंडेंट होना फील करा रहा है वेक्टर का नॉन कोलिनियर। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर तीन वेक्टर्स हैं जो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है ना, तो याद करो हमने एक कंडीशन डिराइव किया था जिससे क्या मैनिपुलेट होता था कि ए बी सी आर कोप्लेनर। अब इसी लाल गोले को हमने ऐसा लिख दिया और ऐसा लिखते ही देखो हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिल गया है जिसके साथ आप एक लीनियर रिलेशन को जीरो ला पाए। तो ला पाए तो तुरंत आप बोलोगे कि इसका मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब तीन वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब हुआ कि दोस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, प्रोवाइडेड हमने तीन अलग अलग डायरेक्शंस लिए हैं। ठीक है, फिर इसका मतलब अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इस केस में अगर ऐसा कोई लीनियर रिलेशन जीरो आया तो ये तभी होगा जब सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो जाएं। अब फिर यहाँ पे वही बात दोहरा रहा हूँ मैं कि कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा फील होता है तीन वेक्टर के क्वेश्चन में कि बोथ साइड कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, तो फिर से ये ऑलवेज मीनिंगफुल थॉट नहीं है। ये मीनिंगफुल थॉट कब है, जब आपको वो तीन वेक्टर्स जिनका कोफिशिएंट आप इक्वेट करना चाह रहे हो वो हो नॉन कोप्लेनर। तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो मजे से आप फिर इसका अगला स्टेप क्या बोल सकते हो कि लैम्डा 1 इज म्यू 1, लैम्डा 2 इज म्यू 2 और लैम्डा 3 इज। ठीक है, अब यहां के बाद एक और बेसिक बात आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू डायमेंशन। बहुत काम आने वाली चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ टू डायमेंशन क्या कहता है कि लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर बी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर आर in the plane of a vector and b vector can be uniquely expressed as r equals to lambda a plus mu b। मैं बोलूंगा ये ऑब्वियस है, कितने लोग हाथ उठा रहे हो, कभी कोप्लेनिटी में यही तो सिखाया था। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दो वेक्टर्स a और b हैं और इसी प्लेन पर ये पेन भी है तो these three vectors are क्या, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है और तीन अलग अलग डायरेक्शन है, तो मैं मजे से इस पेन को क्या लिख सकता हूं, समथिंग लैम्डा इंटू ए प्लस समथिंग म्यू इंटू बी, और ये हमेशा तरीका यूनिक होगा। कहाँ याद आएगी इसकी, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन देखा दो वेक्टर का जिसमें किसी तीसरे वेक्टर को उन दोनों वेक्टर्स के टर्म में फाइंड करने कह रहा है, तो आपको तुरंत वहां दिमाग लगाना है, सुना, आपको तुरंत वहां दिमाग लगाना है कि वो जो थर्ड वेक्टर है क्या वो उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में है। अगर वो उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में है तो मजे से उस थर्ड वेक्टर को हम उनके स्केलर मल्टीपल के सम में लिख लेंगे। अब वो इतने इंफॉर्मेशंस होंगे जिनसे कि वो स्केलर निकल पाए और आंसर आ जाए। सेम इज फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D। यहां पे ये क्या कहता है कि अगर आपको ऐसे स्पेस में इस तरह के तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, देखो मेरी ओर, तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है स्पेस में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो स्पेस में ये कोई भी चौथा वेक्टर कहीं भी है, इसको हमेशा इनके टर्म्स में यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस कुछ भी, मतलब यहां जैसे लैम्डा और लैम्डा 2 है तो लैम्डा 1 टाइम्स ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी प्लस लैम्डा 3 टाइम्स सी। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं ये भी ऑब्वियस है, सोचते हैं कैसे। ठीक है, तो जरा सोचो तो, आप यहां पर ये जो है पेन, ठीक है ना, मान लो यहां पर है, मान लो यहां पर है, ठीक है ना, तो जरा सोचो तो
कि ये पेन जब इस सरफेस पे आता तो ये दोनों फिंगर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता। देखो ना, इसको ऐसे लाके इसकी सीध में लाके ऐसे गिरा दिया, दिख रहा है क्या? जैसे ये फिंगर है, फिंगर के साथ ये ऐसा पेन था, इसके साथ तो ये कोप्लैनर ही होगा। अरे दो डायरेक्शन तो ऑलवेज कोप्लैनर होते हैं। अब इसको मैंने लाके यहां गिरा दिया, तो अभी इस पोजीशन में इस पेन को ये दो फिंगर का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और फिर ये पेन क्या हुआ, इस ला पेन ला, टूट जाएगा ये। नहीं, एक ही लाओ ना, एक ही लाओ, ठीक है। देखो वापस बोलता हूं, जैसे ये अभी पेन है, इसको मुझे इनके टर्म में लिखना है, और थंब है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। तो जरा देखो तो ये पेन और ये फिंगर सी वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएगा। अब उसी प्लेन में लाके इसको यहां टिका दिया, तो यहां टिकाते ही ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ सकता है? ए और बी का, है ना। और अब देखो तो पेन का पुराना पोजीशन, पेन का न्यू पोजीशन, और ये फिंगर ये एक प्लेन में है, तो ये जो पेन का पुराना पोजीशन है वो न्यू पोजीशन और फिंगर के हेल्प से लिखा जा सकता है, और हमेशा एक यूनिक तरीका आएगा। कितने लोग समझ गए बात? ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हवा में अगर 3 नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स है तो आपको कोई भी चौथा वेक्टर आर इनके टर्म में ऑलवेज यूनिकली लिखा जा सकता है यूजिंग 3 स्केलर्स, λ1 a प्लस λ2 b प्लस λ3 c। और इसी का एग्जाम्पल है वो IJK, कि आप किसी भी वेक्टर को ऑलवेज IJK के टर्म में, स्केलर मल्टीपल के टर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। इनफैक्ट वहां तो अपने पास एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, क्या कि जैसे हम टेल को ले जाएंगे ओरिजिन पर, तो जो हेड आएगा वो कोऑर्डिनेट्स दे देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब सुनो, अब यहां से ये दोनों के बाद दो बहुत यूजफुल चीजें है ना, बहुत ट्रिकी इस्तेमाल होता है इसका, देखना ध्यान से। यहां पे कह रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर अच्छा, ब्रैकेट में ऐसा लिखने का मतलब क्या बता रखा है मैंने? ये क्या कह रहा है कि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमेशा ये लीनियर रिलेशन हम ढूंढ पाएंगे। और एक मजेदार बात क्या होगी कि ये तीनों स्केलर्स का सम भी 0 होगा, ये तीनों स्केलर्स का सम भी 0 होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और ये दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड अपॉन, दोनों बातें। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। कितने लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हो? ठीक है। ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है? बहुत ट्रिकी। क्या होगा, आपको कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आप वेक्टर का कर रहे होगे जिसमें 3 पॉइंट्स एक सीध में दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही वो 3 पॉइंट्स एक सीध में दिख रहे हैं तो आप उन 3 पॉइंट्स के, सुनना ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है? 3 पॉइंट एक सीध में, मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर। तो आप उन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स का इस तरह का कोई लीनियर रिलेशन जैसे ही एस्टैब्लिश किए तो तुरंत आपको उन तीनों स्केलर्स का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है। कितने लोग बात समझ गए? अब पता है ये ट्रिकी क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन होगा वेक्टर का और रिजल्ट बेस्ड होगा स्केलर पर, तो थॉट ही नहीं आता। क्वेश्चन होगा वेक्टर का और रिजल्ट आ रहा है क्या? स्केलर का, तो वहां लगता है यार ये स्केलर में कैसे रिलेशन आएगा, है ना। फिर से समझाता हूं, किसी अच्छे क्वेश्चन में जैसे ही आपको 3 पॉइंट एक सीध में दिखे और अगर आप उन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का कोई लीनियर रिलेशन 0 ला पाए तो तुरंत वहां से पैरेलल एक आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि वो जो वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 0 आएगा, ठीक है ना। तो पहले इस बात को हम प्रूव करते हैं। तो देखो, अच्छा, इफ एंड ओनली इफ है, मतलब उधर से इधर, इधर से उधर। तो यहां पे देखो, पहला लेके चलते हैं कि लेट ए बी सी आर कोलिनियर, लेट
ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, बोलो है ना, अरे मजे से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यही तो कोलिनियरिटी का तरीका निकाला हमने। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में ले जाओ तो आप यहाँ से क्या लिख पा रहे हो कि बी माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा सी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा सी माइनस ए, ठीक है ना। और अब एक तरफ सेट करो, तो एक तरफ सेट करोगे तो देखो ये हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस -1 इंटू बी वेक्टर और प्लस लैम्डा इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो तो आप लीनियर रिलेशन स्टैब्लिश कर चुके हो। और यहाँ पर फिर आपको जो स्केलर्स हैं 1 माइनस लैम्डा -1 और लैम्डा, ये सम क्या आ रहा है 0। तो एक तरफ से तो प्रूव कर लिया। अब दूसरा, इस बार रिवर्स चलते हैं। तो इस बार मान लेते हैं कि लेट लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b प्लस लैम्डा 3c 0 है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिख लिया, लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 3, दिखा क्या। जहाँ हमें लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 पहले से क्या पता है 0, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको अगले स्टेप में लिख लेता हूँ, लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b और अपॉन माइनस लैम्डा 3 इक्वल्स टू c, है ना। तो देयरफॉर c इक्वल्स टू आप क्या बोल पा रहे हो, लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b और अपॉन हमने माइनस लैम्डा 3 को क्या लिख दिया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्या आ गया सेक्शन फार्मूला। तो आप क्या कहोगे कि इसका मतलब तुरंत यहाँ से कहोगे देयरफॉर a b c आर कोलिनियर, ठीक है ना। और जैसा हमने 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए देखा, एज इट इज रिजल्ट आएगा 4 पॉइंट्स की कोप्लैरिटी के लिए, सेम डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। क्या कि अगर ए बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ठीक है ना। अगर ये 4 कोप्लैनर पॉइंट्स हैं तो दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड अपॉन उनका एक लीनियर रिलेशन 0 आएगा और वहां जो स्केलर्स यूज हो रहे हैं उन स्केलर्स का सम 0 है।